हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। उन स्रोतों के अंतर्गत हमने जाना इतिहास जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक साहित्यिक, एक पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि वेद, उपनिषद, पुराण और आर्य ग्रंथ क्या होते हैं। इनके बारे में हमने जाना कि किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में इनसे हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात करेंगे आज इतिहास जानने के जो धार्मिक साहित्य थे उनमें हम पहुंच गए हैं जैन साहित्य और उसके साथ साथ दोस्तों हम आज बात करेंगे इसी में लौकिक ग्रंथों की कि किस तरीके से जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और लौकिक ग्रंथों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो वीडियो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर होगी। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने डीएलएड दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर बौद्ध साहित्य क्या है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मिलने जा रहा है आपको कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो त्रिपिटक 3 हैं। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, तो पिटक का अर्थ दोस्तों क्या होता है? पिटक का अर्थ होता है टोकरी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर सुत्त पिटक क्या है। तो बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। यानी सुत्त पिटक में बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध जो थे उनके धार्मिक विचार थे और उनके जो वचन थे यानी जो शिक्षाएं थीं उनका वर्णन इसमें है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सुत्त पिटक को। ठीक, उसके बाद आते हैं विनय पिटक पे कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख इसमें किया गया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं विनय पिटक, तो बौद्ध संघ के नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक में प्रश्नोत्तर रूप में है ये। ठीक, इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष उद्घाटित होता है। यानी जो बौद्ध धर्म है वो दार्शनिक उसका जो पक्ष है वो हमें पता चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं यानी काल्पनिक कहानियां इसमें विद्यमान है। क्वेश्चन बहुत आता है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसका वर्णन है? तो इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो काल्पनिक घटनाएं हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। देखिए, जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। ठीक, निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियां हैं। ठीक, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। तो दोस्तों, ये जो 16 महाजनपद हैं आगे की वीडियो में देखिएगा, यानी आगे के चैप्टर में देखिएगा कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। ठीक, और इन 16 महाजनपदों की स्थिति क्या थी, इनको किस तरीके से ये लोग अपना उस वक्त रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों की सूची एक मिली है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जैन साहित्य, यानी जैन साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगम किसे कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम कितने हैं? ठीक है, आगम में क्या है? 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूक्त इसमें है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। ठीक है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला। तो देखिए, भगवती सूत्र यहाँ पे जो 16 महाजनपदों की सूची थी, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र यानी ये जो जैन ग्रंथ है, ठीक है, इनमें 16 महाजनपदों की सूची मिली है। ये जो 16 महाजनपद की सूची है इसमें 2-4 मिस अलग अलग दिखाए गए हैं वहाँ पे। ठीक है, यानी भगवती सूत्र और
जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, उस अंगुत्तर निकाय, उसमें क्या है, इन 16 महाजनपदों की जो सूची है उनमें 1-2 थोड़े से अलग अलग बताए गए हैं, ठीक, बाकी सब सेम टू सेम ही हैं, ठीक है। यानी 16 महाजनपदों का विवरण किसमें है, भगवती सूत्र में, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, यानी इसका जो इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास, ठीक, वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण रचना हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कि परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है, तो ये रचना है हेमचंद्र की, ठीक। ये जैन ग्रंथ में सबसे ये महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं लौकिक साहित्य में। तो लौकिक साहित्य में हम लोग देखते हैं कि लौकिक साहित्य कहते किसको हैं, तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इनका धर्म से ना तो सीधा संपर्क होता है, ना तो किसी धर्म विशेष से ये प्रभावित होते हैं। देखिए क्या है, ना तो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, ना किसी धर्म विशेष से ये प्रभावित होते हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये लौकिक साहित्य है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रचनाएं ऐसी, यानी उस समय के जो लेखक थे उन लोगों ने क्या किया, किसी भी धर्म से बिना धर्म के प्रभावित हुए, अपने हिसाब से, यानी जो समाज था उस समाज की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो चल रही थी उसके बारे में अपने अपने ग्रंथ लिखे, ठीक है। उन ग्रंथों को हम देखते हैं यहाँ पे, यानी प्राचीन जो ग्रंथ हैं, ठीक, यानी जो धर्म से संबंधित नहीं ग्रंथ हैं उनको जो है लौकिक ग्रंथ कहा गया है, ठीक। तो इसमें कुछ ग्रंथ हैं और यानी उनको रचना भी कहते हैं, उसके लेखक। तो यहाँ पर एक टैली बनी हुई है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरीके से एक टैली बना लीजिएगा, और ये जो रचनाएं बताई जा रही हैं, रचनाओं के जो लेखक बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले आते हैं अर्थशास्त्र। आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त इसके लेखक हैं। महाभाष्य पतंजलि इसके लेखक हैं। हर्षचरित इसके लेखक बाणभट्ट। राजतरंगिणी कल्हड़ ने इसको लिखा। कथा सरित सागर इसको सोमदेव ने लिखा। मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास जी के ग्रंथ हैं, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास जी के ग्रंथ हैं। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है। नीति शास्त्र ये कामंदक की रचना है। प्रबंध कोश ये राजशेखर ने इसको लिखा, ठीक। बुद्ध चरित ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। विक्रमांक देवचरित ये बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये जो रचनाएं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको ध्यान में आप लोग रखिएगा, और इन रचनाओं को दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप लोग इनको तैयार कर लेंगे, इनको याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक टैली बनाइएगा और लिखिएगा मृच्छकटिकम शूद्रक नीति शास्त्र कामंदक प्रबंध कोश राजशेखर बुद्धचरित अश्वघोष हर्षचरित बाणभट्ट विक्रमांक देवचरित बिल्हड़। इसको जहां आप 2-4 बार इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो जानते हो क्या होगा दोस्तों, ये आपके जहन में बस जाएंगे, यानी आप। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और लौकिक ग्रंथों के माध्यम से किस तरीके से प्राचीन इतिहास की जो जानकारी के जो साधन है या जो स्रोत हैं या जो उस वक्त के समाज, धर्म, राजनीति और आर्थिक जीवन है उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत और विस्तार से जाना। तो दोस्तों अभी क्या है, ये इतिहास जानने के एक स्रोत के रूप में हम इनको देखते हैं, तो इस तरीके से शॉर्ट रूप में याद तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर होगी, यानी इतिहास जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन पर निर्भर है, ठीक है। यानी इतिहास जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने डीएलएड दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से बहुत ही जल्द किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।